अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप खैर खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है जिस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास आज डेट क्या है? ये हमारे पास डेट, जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है जी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा कि आपको पता है, अल्केन हमारे पास क्या होते हैं जी? ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि इनमें मजीद एडिशन नहीं हो सकती। किस तरह मजीद एडिशन नहीं हो सकती? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन ने क्या बनाया होता है? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए होते हैं। और कार्बन हमारे पास चूंकि ये ग्रुप 4 में है, किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है? ये देखिए, ग्रुप 4A से बिलोंग करता है। पहले कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन है। तो हमारे पास चूंकि ये किस में है? ग्रुप 4 में है। इसके वैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 के 4 इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए वो क्या शेयर किए होते हैं। तो मजीद 5वां बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता, लिहाजा ये हमारे पास इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकती। मजीद एडिशन वहां पर हो सकती है जहां पर पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड हमारे पास इतना जो है ना वो मजबूत नहीं होता, इसलिए उसके वो सेचुरेशन काज नहीं करता। ओनली सिग्मा बॉन्ड सेचुरेशन काज करते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं। पाई बॉन्ड ना इतना स्ट्रांग होता है और ना स्टेबल, जिसकी वजह से मजीद उसमें उसको मदद पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? यहाँ चूंकि ऑलरेडी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो मजीद इसको तो किसी और में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और मजीद ये 5वां बॉन्ड भी नहीं बनाता, मजीद एडिशन इसमें नहीं हो सकती। लिहाजा नो एडिशन रिएक्शंस। ये क्या करता है? जितने भी हमारे पास हैं ये क्या करते हैं? नो एडिशन रिएक्शंस। ये कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते अल्केन्स। तो कौन से रिएक्शन कर सकते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास जो रिएक्शंस करते हैं वो हमारे पास है 2 तरह के। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये 2 तरह के रिएक्शंस ये कर सकता है। क्लियर है? अब हमने ये भी पढ़ लिया कि सैचुरेटेड हमारे पास जो अल्केन्स है वो सैचुरेटेड होते हैं और इनर्ट होते हैं, मतलब किसी के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, और इसीलिए तो हम इनको पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? हम अल्केन्स को क्या नाम देते हैं? हम अल्केन्स को नाम देते हैं पैराफिन्स। क्या चीज जी? पैराफिन्स। What are paraffins? The compound which have little love for chemical reaction,
जो केमिकल रिएक्शन के लिए लव नहीं रखते, एफिनिटी नहीं रखते। पैरा मीन लिटिल, एफिन्स मीन एफिनिटी मीन लव, लिटिल लव, क्योंकि ये इनट है, इसमें जितने बॉन्ड्स हैं वो ऑलरेडी बड़े स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से मजीद ये किसी और के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते। एडिशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, किसी ताकतवर स्पीशी, केमिकल स्पीशी को अगर हम इसमें डाल दें तो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अब आपने अगर इस तरह के मतलब पैराफिन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं तो आम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। आमतौर से हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जो डिपेंड करता है कि आप किस से इनिशिएट करते हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा है फ्री रेडिकल। तो इनमें से यहां पर जो हम यूज कर सकते हैं वो कौन सा मैकेनिज्म हम यूज कर सकते हैं? ये वाला मैकेनिज्म हम यूज कर सकते हैं, फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल आर वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, ये हम यहां पर यूज कर। मैं आपको बताने की मतलब बता देता हूं आप लोगों को सबसे पहले कि व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं। तो आपने आमतौर से डिफिनीशन में सुना होगा कि हमारे पास वो केमिकल स्पीशीज चाहे वो क्या हो, एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, लेकिन जिनके पास क्या हो जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या हो जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास क्या मौजूद हो जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं। एटम की मिसाल लेते हैं तो एटम की मिसाल आप क्लोरीन से ले सकते हैं। क्लोरीन सही, क्लोरीन एक फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन एटम ही क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है। तो क्यों, मतलब कि सारे एटम्स आया फ्री रेडिकल होते हैं? नहीं, वो एटम फ्री रेडिकल होते हैं कि जिनमें 2 बातें हों। जिनमें क्या हो जी, जिनमें 2 बातें हों। एक तो उनमें क्या हो, उसके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, और दूसरा वो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन हो। ये 2 बातें हो तो फ्री रेडिकल हो सकता है। कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और वो ऑड नंबर हो, तो 4 से ज़्यादा और ऑड नंबर तो या तो 5 होंगे या 7 होंगे। तो याद रखें वो एटम्स हमारे पास फ्री रेडिकल है, इनके वैलेंस शेल में अगर हम शॉर्टली बात करें या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर आप देख सकते हैं तो इसके वैलेंस शेल में है जी 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखें ग्रुप नंबर 7 में है तो इसके वैलेंस शेल में जी 7 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेड होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, वो पेड होंगे, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वो अनपेड है। यह देखें, और हम इसको थोड़ा बड़े डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। अब आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन के बारे में क्या है, ऑक्सीजन एक फ्री रेडिकल है कि नहीं? तो मैं इसका मुकाबला ऑक्सीजन से कर देता हूं। ये ऑक्सीजन है आपका, क्या है जी, ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन है। वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन वैलेंस शेल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये सारे 2-2-2-2-3 पेयर्स में होते हैं, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल है और ये हमारे पास फ्री रेडिकल नहीं है। क्लियर है? तो जितने भी वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो और अनपेड हो तो
ऑड नंबर हो तो हमारे पास फ्री रेडिकल हो सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं है। अब आपने सुना होगा ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एटम। ऑक्सीजन एक रिएक्टिव एटम है, तो फिर ये फ्री रेडिकल क्यों नहीं है? तो याद रखिए, एक ऑक्सीजन एटम से क्लोरीन एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? ये इसका सिंपल एक सिंगल डिजायर है, एक डिजायर, और इसके दो डिजायर्स है केमिकल रिएक्शंस के। इसका डिजायर सिर्फ ये है कि अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, स्टेबल हो जाए। और इसके डिजायर्स को देखो, इसके दो डिजायर्स हैं। एक तो ये वैलेंस शेल को भी कंप्लीट करना चाहता है, दूसरा अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट करना चाहता है, मतलब पेड करना चाहता है। तो दो डिजायर्स हैं। तो इन दो डिजायर्स की वजह से इसकी रिएक्टिविटी इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा इसलिए ये चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं ये पैराफिन्स हैं, मतलब लिटिल लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन वाले हैं। लिहाजा यही चीज़ें वेरी रिएक्टिव स्पीशी ही आकर इसकी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सही। अदरवाइज हम इसकी सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल से नहीं कर सकते, वेरी रिएक्टिव स्पीशी से कर सकते हैं, सही है। अब आप कहेंगे कि सर एटम का तो आपने क्लियर कर दिया, थोड़ा सा ग्रुप ऑफ एटम्स का भी कर दें। तो हमारे पास सपोज मीथेन है, मीथेन, तो मीथेन हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सपोज ये बॉन्ड टूट जाए, ब्रेक हो जाए, किस तरह? होमोलिटिकली, होमोलिटिकली। ये देखिए, जब ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाता है, होमोलिटिकली टूटने का मतलब है इसको होमोलिटिक फिजन कहते हैं, कि जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना इसको मिलते हैं उतना इसको, दोनों को इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मैं आपको बताता हूँ इधर थोड़ा सा। हमारे पास सपोज ए बॉन्डेड ए, इसकी जब फिजन होती है, सही ना, फिजन मीन टूटना। इसका जब टूटना होता है ना, तो ये हमेशा क्या होता है? होमोलिटिक फिजन। और इसमें देखिए ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो हमारे पास ये आ जाता है। ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होमोलिटिक फिजन में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। सपोज हमारे पास ए बी एक और मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमने बॉन्ड को तोड़ दिया, तो चूंकि इसकी जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो किसके, इसके करीब था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसकी कम थी, पोलर बॉन्ड था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाते हैं? इसको मिल जाते हैं, और ये बेचारा ऐसे ही। तो जिसको अब ब्रोमीन को बी को इसका भी इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, तो हमारे पास ए प्लस बनता है और बी माइनस। इसको कहते हैं कैटाइन और इसको कहते हैं एनाइन। तो हमारे पास हेट्रोलिटिक, ये यहाँ पर जो फिजन है इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। इसको हेट्रोलिटिक फिजन। इसमें एक कैटाइन बनता है, एक एनाइन, या आप इसको कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और ये क्या चीज है? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह जब इसकी बारी आएगी, और इसकी बारी आती है अल्काइल हैलाइड में इस चैप्टर के बाद, बल्कि इसी चैप्टर में भी आता है बेंजीन में। बेंजीन में भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारे पास यहाँ जो फिजन होता है ये होमोलिटिक फिजन, तो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन, इसको अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए आप देख सकते हैं CH3 ये बन जाता है और हाइड्रोजन एटम बन जाता है। इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। इस तरह हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, सही। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डेड है और एक अनपेड जो रह जाता है उसके ऊपर हमने मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह, इसको मॉलिक्यूलर स्पीशी कहते हैं, मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूलर स्पीशी या केमिकल स्पीशी है जो हमारे पास पोली एटॉमिक फ्री रेडिकल, दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक फ्री रेडिकल, दैट इज कॉल्ड पोली एटॉमिक फ्री रेडिकल।
चले मेन चीज़ की तरफ आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि फ्री रेडिकल ही क्यों अल्केन के साथ रिएक्शन करता है, कोई और क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस तरह हमारे पास जो ये होता है ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी है, तो पैराफिन के साथ यही रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं जो मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो हमारे पास क्या है मैकेनिज्म है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला वाला स्टेप क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन। दूसरा हमारे पास इसका जो स्टेप है वो है प्रोपगेशन, और जो तीसरा वाला है वो है टर्मिनेशन। ये इनिशिएशन मीन स्टार्ट होना, प्रोपगेशन मीन फैलना, फिर जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल उस पर अटैक करना, टर्मिनेशन खत्म हो जाना। तो सबसे पहले हम किसकी तरफ आते हैं, फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, एंड दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, ये इनिशिएट होता है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल 2 फ्री रेडिकल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन एक हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये क्या हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या डिफ्यूज सनलाइट भी हम कहते हैं, या यूवी लाइट भी कहते हैं, इसकी मौजूदगी में हमारे पास इसकी होमोलिटिक फिजन हो जाती है, ये अलग ये अलग। तो हमारे पास क्या मिलते हैं, एक क्लोरीन विद अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन एटम मिल जाते हैं, और दूसरा क्लोरीन विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास ये जैसे ही फ्री रेडिकल बनता है, जैसे हमारे पास क्या है फ्री रेडिकल बनता है, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है इनिशिएशन। इसको हम क्या कहते हैं, ये चूंकि लाइट के जरिए मॉलिक्यूल टूटा है, इसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटोलाइसिस हम इसको कहते हैं। इसको आप हीट के जरिए भी तोड़ सकते हैं, और फिर उसको जब हीट के जरिए हम तोड़ेंगे तो उसको फिर थर्मोलाइसिस कहते हैं। इस वक्त ये सिर्फ थर्मोलाइसिस, अगर हम हीट को इस्तेमाल करें, इसके लिए अगर हम किसको इस्तेमाल करें, हीट को इस्तेमाल करें। फिलहाल ये हमारे पास क्या है, फोटोलाइसिस है। तो हमारे पास जैसे ही फ्री रेडिकल बनते हैं, ये अटैक करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, और अटैक ऑन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन। हमारे पास ये जब हम इस मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है अल्केन्स लेते हैं। अल्केन में सबसे पहले मैं मीथेन लेता हूँ, और दूसरा मैं क्या लेता हूँ, फ्री रेडिकल, मतलब क्लोरीन्स वगैरह मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, तो हमने आपस में क्या चीज़ें मिक्स की हैं, हमने मीथेन को और क्लोरीन को हमने आपस में मिक्स कर दिया है। ये आपको पता हो। इस मैकेनिज्म के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखने के लिए 3 स्टेप्स वगैरह जितना भी, हमने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है। तो ये भी इस वक्त न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सिर्फ 2 तरह के न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे पास है जो हमने आपस में मिक्स कर दिए। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन चुके हैं। ये फ्री रेडिकल अटैक करता है किसके ऊपर, ये अटैक करता है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर, CH4।
ये जब ये अटैक करता है इसके ऊपर तो यहाँ से हाइड्रोजन को उठा ले जाता है तो CH3 बन जाता है, हाँ, और आपके पास क्या बन जाता है HCl। इस क्लोरीन ने अटैक करके एक हाइड्रोजन को ले लिया है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन चुका है और एक फ्री रेडिकल। याद रखें हमेशा प्रोपगेशन में एक फ्री रेडिकल अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक ही फ्री रेडिकल बनेगा और एक ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पर और यहाँ पर जो नेचर है स्पीशीज का वो सेम रहेगा, सही। अब CH3 क्या करता है, ये फ्री रेडिकल लेते किस पे, मिक्सर में अभी कुछ क्लोरीन Cl2 इसमें कन्वर्ट हो चुका है, बाकी क्लोरीन तो पड़ा हुआ है ना बहुत सारा, और CH4 अगर एक पर अटैक हो गए कुछ पर तो बहुत सारा पड़ा हुआ है ना, तो ये चीज़ें मिक्सर में मिलियन एंड ट्रिलियन मौजूद हैं। तो ये CH3 आकर क्या करता है, ये CH3 आकर देखिए इस एक फ्री रेडिकल ने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया। अब ये फ्री रेडिकल जाकर किस पर अटैक करता है, Cl2 फ्री न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। तो क्या बना लेता है, CH3Cl बना लेता है और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज कर देता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर आगे मज़ीद जो है ना वो अटैक करता है, समझ बात आई ना, ये मज़ीद एक HCl पे अटैक करता है तो हमारे पास ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। क्लियर है, एक क्लोरीन ने अटैक कर दिया इस पर, ये चीज़ें बन गई। अब हमारे पास फिर CH3 ने इस पर अटैक कर, तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। ये क्लोरीन आकर फिर से किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, यहाँ से CH3 बनेगा, वो जाकर फिर से किसी Cl2 पर अटैक। तो दिस प्रोसेस, ये प्रोपगेशन जो हमारे पास है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, दिस इज प्रोपगेशन, मैं यहाँ लिखता हूँ। प्रोपगेशन नाम से जाहिर है ये क्या करता है, ये चलता जाता है, दिस स्टेप रिपीट्स अगेन एंड अगेन और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, सही, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें और ये चीज़ें ये यहाँ पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ये चीज़ और ये चीज़ न्यूट्रल। तो स्पीशीज़ आकर जो फ्री रेडिकल है वो आकर मज़ीद इस पर अटैक करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जी होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, ये इनिशिएशन का उल्टा है। यहाँ दो फ्री रेडिकल मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे, जितनी भी फ्री रेडिकल है उसको डिफरेंट वो चीज़ों के साथ मिलाए, डिफरेंट तरीके से मिलाए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट वाला मिलाता हूँ। डिफरेंट वाला क्या है, हमारे पास फ्री रेडिकल क्लोरीन और यही फ्री रेडिकल है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फ्री रेडिकल मौजूद है। एक इसमें ये फ्री रेडिकल है और एक इसमें ये फ्री रेडिकल मौजूद है, इसके अलावा तो कोई और है नहीं। तो इन दो को मुख्तलिफ रेशो से मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलाएं। तो सबसे पहले मैं मिलाता हूँ डिफरेंट वाले, मतलब CH3 और Cl को, तो इससे क्या बनता है, CH3Cl, ये बन गया, सही, टर्मिनेशन हो गई। अब सेम को मिलाओ, क्लोरीन को मिलाता हूँ अपने ही क्लोरीन की तरह का, तो हमारे पास क्या बनता है, Cl2 बनता है। अगर आप CH3 को CH3 के साथ मिलाएं तो क्या बनता है, CH3, मतलब हमारे पास इथेन बन जाता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास इन द एंड मिल जाते हैं, इन द एंड ऑफ टर्मिनेशन। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मिल मिलाकर, चूँकि इसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी है, तो मिल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
इनको ये कहा जाता है। ये आपके पास यूज करें। अब हमारे पास याद रखें, इसमें मज़ीद कुछ नहीं हो सकता, इसमें मज़ीद, लेकिन इसमें मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम इसको देख लें तो ये ख़ास प्रोडक्ट जो है ना, ये ख़ास प्रोडक्ट ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन पर ही बस नहीं करता, मज़ीद इसमें ये चीज़ें आती रहती है, मज़ीद इस पर, इस प्रोडक्ट पर मज़ीद चीज़ें वो अटैक करती रहती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर करवा दूँ कि हमारे पास जो ये है, ये स्टेप, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं रहता बल्कि ये आगे भी जा सकता है, ये स्टेप। सही, मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ। किस तरह? हमारे पास CH3 मतलब CH3Cl तो बन चुका है, अब जो CH3Cl है इस पर एक मज़ीद हमारे पास क्या कर लेता है, Cl2 अटैक करता है, और हमारे पास मतलब वही स्टेप्स फॉलो करेगा, फिर इनिशिएशन होगा, फिर अटैक होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। तो हमारे पास CH2Cl2 बना देता है। देखिए ये होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है, ये अटैक करता है यहाँ पर, यहाँ से क्या कर लेता है, एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 3 थे, यहाँ 2 रह गए, और क्लोरीन यहाँ 1 था तो यहाँ 2 रह गए। तो एक यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, वो किसके पास आता है, वो आता है इस क्लोरीन के पास, तो HCl बन जाता है। सही, इसको कहते हैं, जो यहाँ पर प्रोडक्ट था उसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। ये क्या है जी, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है। सही, फिर क्या करते हैं, ये क्लोरीन की एफिनिटी कार्बन के साथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो बार बार अटैक करेगा जितने भी हमारे पास। अब ये क्या है, CH2Cl2 मज़ीद एक क्लोरीन आकर क्या अटैक करता है, ये स्प्लिट होता है, यहाँ पर आकर अटैक करता है, यहाँ से क्या हाइड्रोजन निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो CH3 बन जाता है और HCl। दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन भी इसको कहते हैं, और क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया है। ओके, बेहोश करने वाली दवा है। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन अभी भी है, अब फिर से ले लो, जब तक आखिरी हाइड्रोजन ना रिप्लेस हो जाए तब तक चलना है। तो CH3 स्प्लिटिंग, इसका इस पर अटैक, यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना, इसके साथ जाना, हमारे पास CCl4 प्लस HCl, आखिर तक ये इस तरह निकल जाते हैं। अब ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, सही। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं इसको। एक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, बार बार हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास सारे की सारी सिचुएशन है, क्लियर है, ये मैकेनिज्म है। इसके अलावा एक और रिएक्शन भी करता है, सही, हमने यहाँ पर बात की है। सिर्फ यही नहीं करता, इसके बाद ऑक्सीडेशन भी करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन फिर किसी और लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आप यहाँ पर देख चुके हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें अगर किसी को कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।